So, good afternoon, friends. Today we are going to cover the chapter 6 of class NCRT, 8th. Chapter name is Civilizing the Native, Educating the Nation. देखिए, इन माय पर्सपेक्टिव अगर आप इस चैप्टर के नाम को देखिएगा तो ये इसलिए ये वर्टेड कॉमाज में दे रखा है क्योंकि दिस इज़ द पर्सपेक्टिव विच दे वर डूइंग, विच अंग्रेज लोग, ब्रिटिशर्स, वो हमारे देश को सिविलाइज करने को की फ़िलॉसफी को लिख रहे हैं। यही चीज़ आपको इनबिल्ट करना है यहाँ पे कि किस तरीके से इंडिया वन ऑफ द मोस्ट सिविलाइज्ड नेशन इन सेंस ऑफ लिविंग टुगेदर, बीइंग टुगेदर, ग्रोइंग टुगेदर, स्टेइंग टुगेदर, वो हमें सिखा रहे थे। एंड दीज पीपल वर फाइटिंग वार्स नॉट एट वन प्लेस बट ईच एंड एवरी प्लेसेस. If you will find, you will be seeing that they have gone through a lot many wars. They are having small nations. They are having small nations like our states. And these people came to us to civilize us. सिविलाइजेशन की सबसे पहले अगर कहीं पर एग्ज़ाम्पल मिलता था तो वो इंडिया था, वो भारत था. भारत इट्सेल्फ इज ए सिविलाइजेशनल वर्ड जिसका मतलब होता है भाव, राग, तार. बट देन ऑल्सो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि देखिए सोशल साइंस का यही इम्पॉर्टेंस है कि अगर आपके आर्ग्यूमेंट्स, अगर आपके लॉजिक विल नॉट बी साइंटिफिक, will not be having the sound, what will happen. जिस तरीके से ये लोग अपनी बातों को, हमारी बातों को नीचे और अपनी बातों को ऊपर शो कर देते थे और प्रूफ करते थे, वही चीज़ होता रहेगा. इसलिए दिस इज आवर ड्यूटी नाउ that our true wisdom should be defended. We should not come in the influence of others. Next इसका है educating the nation. What kind of education they will provide to us? Let's see, in this chapter it will be discussed that what kind of Western education was and what kind of Western education they were in try to impose on us. तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हमारे ऊपर वो अपना वेस्टर्न एजुकेशन, पाश्चात्य शिक्षा को वो करना चाह रहे थे, इम्पोज करना चाह रहे थे, लागू करना चाह रहे थे, और उन्होंने बहुत हद तक किया और हमारे जो एजुकेशन का इंस्टीट्यूशनल से लेकर के बिहेवियरल फंक्शन तक बदल के रख दिए. तो हम लोग देखते हैं आगे किस तरीके से इस चैप्टर में बात किया गया है. लेट्स सी. इन द अर्ली चैप्टर्स यू हैव सीन हाउ ब्रिटिश रूल अफेक्टेड राजाज, नवाब, पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स. ये कहना ये चाह रहे हैं कि उनके जो एजुकेशन सिस्टम था वो सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं, एंड उनके जो प्रैक्टिसेस ऑफ सिविलाइजेशन था वो सिर्फ एक इंडिविजुअल या एक तबका को ही नहीं, बट राजा, नवाब, पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स सारे को अफेक्ट कर रहा था. आगे मूव करते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इम्प्लीकेशंस इट हैड फॉर द लाइव्स ऑफ द स्टूडेंट्स. वी विल डिस्कस. ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमारे जो उस समय के यूथ्स थे, दोज हु वर एट द फेज ऑफ स्टूडेंटशिप, उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा था. जैसे आज हमारे ब्रेन पर, हमारे जो यूथ्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस पर किस तरीके से जो एग्ज़ामिनेशन लीकेज वाला सीन चल रहा है अक्रॉस इंडिया, उसका क्या असर पड़ रहा है. व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन वी आर गिविंग टू द आवर पीपल, आवर स्टूडेंट्स. फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपसे बात कहूँ तो आज इंडिया में फॉरेन एजुकेशन लेना एक इलिट वर्ग का चीज़ है. एक नॉर्मल आदमी, एक नॉर्मल स्टूडेंट हायर एजुकेशन का वर्ल्ड के ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ में नहीं सोच सकता है. इवन इंडिया के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आप नहीं सोच सकते, बिकॉज दिस इज़ सो मच कॉस्टली. ठीक वैसे ही यहाँ पर ये हम लोग देखेंगे कि उस टाइप में कैसा था ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स टाइम. दे ऑल्सो फेल्ट that they had a cultural mission. That means
वो एक कल्चरल मिशंस के भी साथ थे, तभी आपने देखे होंगे जो भी कल्चरल प्रैक्टिसेस है उसको भी इंडिया का बदलने की कोशिश की है, और उन्होंने शो करने का कोशिश किया है कि आवर कल्चर इज़ सुपीरियर देन द एशियन कल्चर, एशियन सबकॉन्टिनेंट कल्चर और इंडियन कल्चर। वी विल सी इन दिस चैप्टर लेटर। हम लोग एक लाइन छोड़ दिए थे, उसको देख लेते हैं। फॉर द ब्रिटिश इन इंडिया वांटेड नॉट ओनली टेरिटोरियल कंक्वेस्ट बट कंट्रोल ओवर रेवेन्यूज़। आपने देखा होगा कि किस तरीके से स्ट्रेटेजिकली वो एक ट्रेडर से लेकर के एक रूलर के रूप में अपने आप को कन्वर्ट करते हैं। एक कंपनी रूल से कैसे एक देश का देश रूल करने लगती है हमारे ऊपर। तो ऑल सच थिंग्स आर हैपनिंग हाउ। तो आपने देखा पिछले चैप्टर्स में कि किस तरीके से प्लान्ड वे में वो सारी चीज़ को डेवलप कर रहे हैं। यही चीज़ एक सोशल साइंस के स्टूडेंट को समझना है कि व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिकल टैक्टिक्स, व्हाट काइंड ऑफ कल्चरल टैक्टिक्स, इकोनॉमिकल टैक्टिक्स एंड एट द सेम टाइम डोमिनेंस ऑफ लिटरेचर दे हैव प्लेड। किस तरीके से अपने हर चीज़ में वो अपने आप को सुपीरियर दिखा रहे थे, ये चीज़ को आपको समझना है। आगे मूव करते हैं हम लोग। दे ऑल्सो फील दैट दे हैड अ कल्चरल मिशन, दे हैड टू सिविलाइज द नेटिव्स, चेंज देयर कस्टम्स एंड वैल्यूज। वो अपने आप को कैसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग के सामने कि हमें सिविलाइज करना है। किन को? इंडियंस को। ऑन व्हाट लाइन? द मॉडर्न पॉलिटिकल थियोरीज लाइन। बट एट द सेम टाइम व्हाट इज देयर प्रैक्टिस? टोटली डिफरेंट। व्हाट गांधी, व्हाट रविन्द्रनाथ टैगोर, व्हाट R.C. दत्त हैव इनकाउंटर्ड। उन लोगों ने कहा कि हम मॉडर्न जो थिंकिंग है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रेटर्निटी, राइट टू प्राइवेसी, इसके तरीके से आपको सिविलाइज करेंगे। बट एट द सेम टाइम व्हाट दे वर डूइंग इन देयर ओन नेशन एंड एट विथ अस द प्रैक्टिस वाज टोटली डिफरेंट। ये क्या कहना चाह रहा है? ये चाह रहा है कि दे वर हैविंग वेरी सेलेक्टिव आइडिया ऑफ नॉलेज। वो अपने नॉलेज को क्या करते थे कि लिटरेचर में तो बहुत अच्छा लिख देते थे, बट एट द सेम टाइम प्रैक्टिस में उतना ही वो नीचे थे। क्योंकि जिस समय ये इस बात को रख रहे थे समाज के पटल पे, विश्व के पटल पे, उस समय हम लोगों को कॉलोनियल नेशन के रूप में किस तरीके से पूरे एशियन कंट्रीज़ को, और नॉट ओनली एशियन, अफ्रीकन कंट्रीज़ को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया बाई गिविंग सच काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स। तो हमें इस लॉजिक को समझना है कि हाउ दिस सोशल साइंस लिटरेचर वर्क इन गवर्नेंस ऑफ द सिस्टम, what changes were to be introduced, how many Indians to be educated, civilized and made into what British believed were good subjects। यहाँ पर सब्जेक्ट मतलब सिटीजन्स है। वो अपने अनुसार के जो सिटीजन्स हैं उनको तैयार करना चाह रहे थे और उनको कहना चाह रहे थे कि दे वर गुड सिटीजन्स, दे वर गुड सब्जेक्ट्स। लेकिन ये इंडिया के लिए उचित नहीं था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। द ब्रिटिश कुड फाइंड नो simple answers to these questions. They continue to be debated for many decades। और इस चीज़ का उन लोगों के बीच जो डिबेट था, जो डिस्कशंस था, बहुत साल चला। और इसी के बदौलत पे वो हर वक्त रूल्स को, रेगुलेशंस को चेंज करके हमारी जो थिंकिंग आइडिया था उसको कैप्चर करके अपनी सोच का लोग तैयार कर रहे थे, ताकि लोग जो है वेस्टर्न कल्चर को, यूरोपियन सुपरमेसी को एक्सेप्ट करें और उनका खास आदमी बन सके। जिस तरीके से नवाब और वगैरह लोग थे जो 1857 के क्रांति में हम लोग क्लियर कट देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे मूव करते हैं। हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन। अब जो ब्रिटिश के एंगल से शिक्षा को वो लोग कैसे देखते थे, तो एक बात याद रखिएगा, जो इनके नज़रिए का शिक्षा था, वेस्टर्न पाश्चात्य नज़रिए का जो शिक्षा था और हमारे नज़रिए के शिक्षा में बहुत अंतर था। बट दीज पीपल डिस्ट्रॉयड दैट ऑब्जेक्टिव। हमारे यहाँ पर शिक्षा का मतलब ये होता था सेवार्थ। उनके यहाँ से शिक्षा का मतलब होता था सिर्फ प्रोफेशनल। एजुकेशन मीन्स प्रोफेशनलिज्म, नथिंग एल्स। बट हमारे यहाँ पर शिक्षा का मतलब होता था सक्षमता और सेवार्थ।
तो दिस वॉज द विजडमफुल डिफरेंस जो आपको दिखेगा जब आप व्यू पॉइंट्स ऑफ महात्मा गांधी, अरविंदो घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में देखिएगा, पढ़िएगा उनके लिटरेचर को। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट हाउ दीज पीपल, खास करके जो ब्रिटिशर्स थे, वो अपनी पूर्ति के लिए हम लोगों को इस्तेमाल करते हैं एजुकेशन के थ्रू। हाउ दे आर चेंजिंग आवर आइडियाज़। लेट्स अस लुक at what the British thought and did, and how some of their ideas of education that we know we take for granted evolved in the last 200 years. In the process of this inquiry, we will also see how Indians reacted to the British ideas and how they developed their own views about how Indians were to be educated. यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि किस तरीके से उन लोगों ने एजुकेशन को देखा और किस तरीके से इंडियन ने एजुकेशन को समझा, और कुछ बीच के भी लोग हुए जो जिन्होंने एक्सेप्ट किया, जैसे बोले वैसे एक्सेप्ट कर लिए। कुछ इंडियंस सोचे कि नहीं, हमारी एजुकेशन सिस्टम कैसी होनी चाहिए, वी विल डिसाइड। अब इसका हम लोग देखते हैं, द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म, दिस इज़ द टॉपिक नेम। आगे मूव करते हैं। इन 1783 अ पर्सन नेम्ड विलियम जॉन्स अराइव्ड इन कलकत्ता। 1783 में विलियम जॉन्स साहब कलकत्ता आते हैं। He had an appointment with junior judge at the Supreme Court that company had set up. उनका जो है अपॉइंटमेंट होता है बातचीत करने के लिए जूनियर जज के साथ, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता में कंपनी का सेटअप है वहाँ पर। इन एडिशन टू बीइंग एक्सपर्ट इन लॉ, जॉन्स वाज ए लिंग्विस्ट। डैट मीन्स लिटरेचर में भी इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी, साथ में लॉ में का भी अच्छा नॉलेज था। He had studied Greek, Latin at Oxford, knew French and English, had picked up Arabic from a friend, and had also learned Persian. What this indicates, he is having diverse knowledge on literature, and he is also aware of this Asian subcontinent languages like Arabic and Persian. And somewhere Arabic and Persian was also that much grown in Indian literature system at that time। जैसे आप राजा राम मोहन राय को देखते हैं, प्रेमचंद को देखते हैं, ये सारे लोग पर्शियन और अरेबिक के लिटरेचर को जानते थे, क्योंकि मुगल्स, टर्क्स वर देयर, अफ़गान्स, इन सारे का हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी के साथ हम लोग जी रहे थे, तो दिस पीपल्स वर ऑल्सो देयर। तो ये इस लिटरेचर को कहीं ना कहीं इनको एज दे रहा था। At Calcutta, he began spending many hours a day with the Pandits who taught him subtleties of Sanskrit language, grammar and poetry. ये क्या किए कि जो यहाँ पर पंडित्स थे, उनसे जो संस्कृत था उसको, लैंग्वेज को, ग्रामर को, पोएट्री को सीखा, ताकि ये इंडियन टेक्स्ट को पढ़ सके। Soon he was studying ancient texts on law, philosophy, religion, politics, morality, arithmetic, medicine and other sciences. इसका कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो हमारे फिलॉसफी की किताबें थी, लॉ की किताबें थे, रिलीजन की किताबें थे, राजनीति, जो नीति के किताब था, मैथमेटिक्स का किताब था, दवा का किताब था, विज्ञान की किताब थे, उन सारे किताब को रीड किए एक्सटेंसिवली। जॉन्स डिस्कवर्ड दैट हिज इंटरेस्ट वर shared by many British officials living in Calcutta at that time. कहने का मतलब ये है कि इनकी जॉन्स का जो सोच था, ठीक वैसी ही बहुत सारे जो ब्रिटिशर्स कलकत्ता में रह रहे थे उनका थिंकिंग पॉइंट मैच कर रहा था, उनकी जो सोच थी मैच करती थी। इंग्लिशमैन लाइक हेनरी थॉमस कोलब्रुक, नेथियल हैलहेडे वर also busy discovering the ancient Indian heritage, mastering the Indian languages and translating Sanskrit and Persian works into English. कहने का मतलब ये है कि जो हमारे यहाँ के टेक्स्ट अवेलेबल थे उनको ये लोग पर्शियन और इंग्लिश में कहीं ना कहीं ट्रांसलेट कर रहे थे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ों के बीच और अदर लोगों के बीच जा सके और इसको रूल करने, इंडिया को रूल करने में उनको ईजी हो, स्ट्रेटजी बनाने में ईजी हो। टुगेदर विद देम John set up a Asiatic Society of Bengal and started a journal called Asiatic Researches. याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, हिट क्वेश्चन है बीएड पीसीएस और इसमें, क्योंकि दिस इज अ टर्निंग पॉइंट।
याद रखिए, लिटरेचर के माध्यम से, डैट मीन सोशल साइंस स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स हेयर। इस चीज़ के माध्यम से ये लोग पूरे भारत को बदलने जा रहे हैं कल्चरली। अब देखिए हमारे लिटरेचर जो आइडिया ऑफ इंटरप्रिटेशन है उस पर कैसे ये हावी होंगे। इसीलिए आपको ये चीज़ सीखना है कि पूरे वर्ल्ड का भी आपके व्यू पॉइंट को, इंडियन के कल्चर को नीचे ना शो कर सके, बिकॉज लिटरली वी आर द बेस्ट अमंग एनी नेशन, वी आर द बेस्ट वन। वी हैव टू, इन लिटरेचर ऑल्सो वी शुड प्रूव एंड वी शुड ट्राई टू मेक आवर कंट्री द ग्रेटेस्ट वन। जो कमियां हैं हमारे यहाँ पर उसे हम खुद दूर करेंगे, कोई बाहर ही नहीं आएगा। जॉन्स एंड कोलबर्ग केम टू रिप्रेजेंट अ पार्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया। ये एक एटीट्यूड शो कर रहे हैं। किस टाइप का एटीट्यूड? एटीट्यूड्स ऑफ लिटरेचर थ्रू विच व्हाट दे आर गोइंग टू डू वी विल फर्दर नो, कम टू नो फ्रॉम दिस चैप्टर। दे शेयर्ड अ डीप रिस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर्स बोथ इंडिया एंड द वेस्ट। ये भारत और पश्चिमी दोनों के लिटरेचर को बहुत रेस्पेक्ट किए। इंडियन सिविलाइजेशन दे फेल्ट हैड अटेंडेड इट्स ग्लोरी इन द एंशिएंट पास्ट बट सब्सिक्वेंटली डिक्लाइंड। इनका व्यू पॉइंट ये था कि इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट में जो कल्चर था, सिविलाइजेशन था, वो एक बहुत रोबस्ट डेवलप्ड कल्चर था, बट एट द सेम टाइम विद द पीरियड ऑफ टाइम इट डिक्लाइंड। इसे रिवाइव करना चाहिए, इसे रिफॉर्मेशन की ज़रूरत थी। रेनेसेंस जिसको इटाली में जो टर्म दिया गया था, इंडियन कल्चर नीड्स टुडे ऑल्सो। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया it was necessary to discover the sacred and legal texts that were produced in ancient period। जो हमारा देश था वो कैसे चल रहा है, कैसे चलेगा, कैसा है, इन सारे को समझने के लिए उन्होंने सोचा कि जो यहाँ की नीति के ऊपर किताबें, विधि के ऊपर जो किताबें लिखी गई है और रिलीजियस टेक्स्ट है उसको पढ़ने की कोशिश की। फॉर only those texts could reveal the real ideas and laws of Hindu and Muslim, and only a new study of these texts could form the basis of future development in India। इन्होंने उन सारी किताबों को, जो किताब हमारे हिंदूज मुस्लिम्स के आइडियल्स के ऊपर लिखा गया था, उनको देखना चाह रहे थे ताकि फ्यूचर, इंडिया का फ्यूचर को किस तरीके से गवर्न किया जाए, किस तरीके से आगे डायरेक्शन दिया जाए। हेनरी थॉमस कोलबर्ग, ही वाज ए स्कॉलर ऑफ संस्कृत एंड एंशिएंट सैक्रेड राइटिंग्स ऑफ हिंदुइज्म। ये जो हेनरी थॉमस कोलबर्ग हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट जो संस्कृत के हमारे सैक्रेड राइटिंग्स थे उसको पढ़े, जैसे रामायण, गीता, महाभारत एक्सेट्रा। So Johns and Kohlberg went about discovering ancient texts, understanding their meaning, translating them, and making their findings known to others. So whatever the knowledge, जो वो knowledge gain कर रहे थे, वो सभी के बीच ले जाना चाह रहे थे। They were in the practice to making it available to each and everyone, so that everyone could know the civilizational reality and civilizational history of this particular nation. This project, they believed, would not only help the British to learn from Indian culture, but it would also help Indians to rediscover their own heritage and understand the lost glories of their past. In this process, British would become the guardians of Indian culture as well as its master। देखिए, ultimately इनके पास एक थिंकिंग पॉइंट तो है, दे आर एक्सेप्टिंग दिस फैक्ट दैट इंडियंस वर मोर सिविलाइज्ड, बट एट द सेम टाइम व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, दे आर सेइंग दैट कि इंडिया हैव लॉस्ट दैट वे, देयर सिविलाइजेशनल रिचनेस हेरिटेज हैज़ डिक्लाइंड एंड वी शुड रिवाइव देम, एंड अकॉर्डिंगली वी शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू से दैट वी आर द मास्टर्स ऑफ इंडियन कल्चरल रिवाइवलिज्म। ये एक रियलिटी है जो इंडियंस को समझना चाहिए कि टू मेक आवर कल्चर प्रॉस्पेरस एंड व्हाट वी से वसुधैव कुटुंबकम सत्यमेव जयते, दिस शुड ओनली नॉट बी इन टेक्स्ट बट ऑल्सो शुड बी इन प्रैक्टिस। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये सिर्फ किताबों में नहीं झलकनी चाहिए या कहने के लिए नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी सीन इन प्रैक्टिस। ये आपके कार्यशैली में दिखना चाहिए हर इंडिविजुअल के।
ताकि अगेन हमारे ऊपर कोई वैसा आक्रमणकारी ना हो जिस तरीके से ब्रिटिशर्स, मुगल्स और हम लोग आपस में जो किए, जैसे जाति व्यवस्था, दिस इज़ ऑल्सो वन अ काइंड ऑफ, कह सकते हैं अंग्रेज जैसा, जो बोलते हैं ना कि कास्टिज्म इज़ अ काइंड ऑफ अल्सर इन इंडियन बॉडी। तो ये जाति हमारा ऐसा चीज़ नहीं, हमारा अपना नहीं है। जो वो जाति के व्यवस्था के अंदर जो हेट, डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंसेस लाया गया, वी डू नॉट रेस्पेक्ट दैट थिंग, वी डू नॉट नीड दैट, दैट शुड बी, उसको हटना बहुत ज़रूरी है। एंड दैट बर्डन इज ऑन अस। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ये जाति जैसी सिस्टम ख़त्म हो। इन्फ्लुएंस्ड बाय सच आइडियाज़, मैनी कंपनी ऑफिशियल्स आर्ग्यू दैट द ब्रिटिश ought to promote the Indian rather than Western learning। अब ब्रिटिशर्स क्या क्या करना चाह रहे हैं, अपनी चीज़ों को किस तरीके से, देखिए, इंडियन में प्रमोट करना चाह रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम व्हाट दे आर शोइंग दैट वेस्टर्न इज़ वेरी मच, कि पाश्चात्य देश जो है, मतलब ब्रिटेन, वो इंडिया के बारे में बहुत चिंतित है कि इसका भला कैसे हो। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अंदर में एकदम झोल है, अंदर में एकदम काला है। ये अपनी जो सिचुएशन है उसको ग्रो करना चाहते हैं बाय द नेम ऑफ इंडिया, भारत का नाम लेकर के। इन्फ्लुएंस्ड बाय सच एन आइडियाज, लर्न, दे फेल्ट दैट द इंस्टीट्यूशन should set up to encourage the study of ancient texts and teach his Sanskrit and Persian literature and poetry। ये कहना चाह रहे हैं कि उस समय इनकी ये प्रयास रही, इनके अंदर ये सोच आया कि भारत में संस्कृत और पर्शियन के लिटरेचर को एंड पोएट्री को हम लोगों को बताना चाहिए। द ऑफिशियल्स ऑल्सो थॉट दैट द हिंदूज एंड मुस्लिम्स ought to be taught what they are already familiar with। ये जो जॉन साहब थे और कुलबर्ग, ये लोग ये सोचे कि ऑलरेडी जिस चीज़ के साथ इंडियन फैमिलियर थे, डैट मीन्स पर्शियंस एंड संस्कृत, हमें उसके लिटरेचर को इनको बताना चाहिए ताकि ये इजी होगा। और जो हम लोग एलियन सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, ये सब जो पढ़ाएंगे वो उनके लिए फैमिलियर नहीं होगा एंड इट विल बी टफ। ओनली देन दे बिलीव्ड कुड द ब्रिटिश होप टू विन अ प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ द नेटिव्स। ये इनका एक चाल भी है। ये बात तो समझने को उनको लगेगा कि नहीं, इनके फ़ायदे का काम कर रहे हैं और इससे हम इंडिया के लोगों को जीत पाएंगे दिल से। ओनली देन कुड द एलियन रूलर्स एक्सपेक्ट टू बी रिस्पेक्टेड बाय दियर सब्जेक्ट्स। मतलब ये ऐसा स्टार्टिंग में, देखिए एक ऐसा चाल है, स्टार्टिंग में ये ऐसा सोच रहे हैं कि जब हम इस टाइप के प्रोजेक्ट्स को लेकर के जाएंगे तो वहाँ के सिटीजन्स को ईजिली जीत लेंगे। Subjects means citizens. With this objective in view, a madrasa was set up in Calcutta in 1781 to promote the study of Arabic, Persian and Islamic law. The Hindu college was established in Banaras in 1791 to encourage the study of ancient Sanskrit texts that would be useful for administration of the country. साथ में इस टूल के मदद से ये हम पर रूल भी करना चाह रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंसेस। इसी चीज़ के दम पे वो हमें रूल भी करना चाह रहे हैं। एंड व्हाट दे आर डूइंग, 1781 मदरसा एस्टेब्लिशिंग वेयर इन कलकत्ता, एंड एट द सेम टाइम आफ्टर 10 years 1791 दे आर एस्टेब्लिशिंग हिंदू कॉलेज टू टीच संस्कृत टेक्स्ट फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। कहाँ पे? बनारस। तो कलकत्ता एंड बनारस ये दोनों प्राइम लोकेशन है उस समय का, क्योंकि ये कल्चरल सिटी भी है, इकोनॉमिक सिटी भी है एंड एट द सेम टाइम हिस्टोरिकल सिटी भी है। दोनों में है, लोग आते जाते रहते हैं और उस समय का इम्पॉर्टेंट सेंटर है। तो दोनों जगह पर इन्होंने अब कॉलेज खोल दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। मदरसा का मतलब तो आप जानते होंगे, एन अरबिक वर्ड फॉर अ प्लेस ऑफ लर्निंग, एनी टाइप ऑफ कॉलेज और स्कूल, जो आज आप लोग देखते होंगे बहुत जगह मदरसा होता है। आगे हम लोग मूव करते हैं। ये देखिए ओरिएंटलिस्ट का एक वो दिखाया गया है पेंटिंग, एंड इस पेंटिंग में शो किया गया है कि किस तरीके से जो वारेन हेस्टिंग्स हैं वो अपनी इम्पोर्टेंस को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में गवर्नेंस में, लिटरेचर सिस्टम में महत्व है इनका।
देखिए, दो साइड हमारे, एक साइड पंडित हैं, एक मौलवी हैं, एक क्लाइव साहब हैं। इन्होंने अपनी पोजीशंस क्या रखा है, दिस इज डिपिक्टिंग समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बाय द पिक्चर ऑल्सो वो ये सोचते हैं कि कैसे हम अपना डोमिनेंस दिखा सकें इन पर। तो वो ये भी चीज़ कह रहा है, इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फिगर इज़ हैविंग अ लॉट मेनी सेंसेस। तो वो आपको पढ़ते वक्त ध्यान रखना है। नॉट ऑल ऑफिशियल्स शेयर्ड दिस व्यूज़, मैनी वर वेरी स्ट्रॉन्ग इन देयर क्रिटिसिज्म ऑफ ओरिएंटलिस्ट्स। जो इनका जॉन का कोलबर्ग का जो थॉट पॉइंट है, उससे उनके बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं वो भिन्न भावना रखते हैं। दे वर क्रिटिक्स ऑफ वेस्ट ईस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, ओरिएंटलिज्म। हमारे यहाँ की जो फिलॉसफी थी, लिटरेचर था, नॉलेज सिस्टम था, उसको वो हमेशा वो उसका क्रिटिसाइज़ करते थे, आलोचना करते थे। आगे हम लोग मूव करते हैं, ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट। देखिए वो आलोचना उनका किस तरीके से आता है। From the early 19th century, many British officials began to criticize the Oriental vision of learning. मतलब अर्ली 19th सेंचुरी, मतलब 1800 सेंचुरी में बहुत सारे जो वेस्टर्न थे, पाश्चात्य दार्शनिक थे या जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो हमारे लिटरेचर को क्रिटिसाइज करते हैं। दे सेड दैट द नॉलेज ऑफ ईस्ट वाज फुल ऑफ एरर्स एंड अनसाइंटिफिक थॉट्स। Eastern literature was non-serious and light-hearted. So they argued that it was wrong on the part of the British to spend so much efforts encouraging the study of Arabic and Sanskrit language and literature. देखिए, इस चीज़ को आपको समझना है कि जो टेक्स्ट वो पढ़े, डेफिनेटली देयर वर डिफरेंसेस, लेकिन वो इस चीज़ को भूल गए, इस चीज़ को फाइंड आउट करना भूल गए कि जो हमारे देश का डिफरेंसेस के साथ डाइवर्सिटी था, वो उसको इन्होंने नहीं देखा। यू नो द हार्श रियलिटी, शायद विश्व में सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश होगा जहाँ पर जाति जैसा मतलब डिस्क्रिमिनेटरी व्यवस्था था, उसके बावजूद भी यहाँ की समाज ने ब्लडी वार नहीं लड़ा, खून की नदियाँ नहीं बही जातियों के लिए। But at the same time, you see the Western civilization, there were only few things. या तो रिलीजन में दो थे ये लोग, तीन थे, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, लुथेरियंस, आपस में फाइट कर रहे थे। फिर बहुत सारे वार हो रहे थे, सम मुस्लिम्स के साथ भी हो रहे थे। दूसरी चीज़, इनके क्लास में इतने वार, इतने संघर्ष थे कि आज देखिए हमारे यहाँ पर एक स्टेट में उनका 3-4 नेशन आ जाता है। व्हाट दिस वाज इंडिकेटिंग कि ऐसा नहीं है कि दूध में पानी नहीं होता, लेकिन आप दूध में सिर्फ पानी ही देखना चाहते हैं तो फिर तो कोई क्या कह सकता है। ठीक वैसे ही भारत की जो सभ्यता और संस्कृति थी, उसमें इन लोगों ने डाइवर्सिटी को नहीं देखा कि डिस्पाइट दिस डिफरेंसेस किस तरीके से ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी के भी एग्जाम्पल हैं। किस तरीके से इन्होंने जो फैमिली सिस्टम है उसके एग्जाम्पल हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम, रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें, एजुकेशन विथ विजडम, ये सारी चीज़ें जो इंडियन सिविलाइजेशन में था वो इनके पास नहीं था। बट डिस्पाइट ऑल सच थिंग्स, इन्होंने वो लिटरेचर पढ़ा ही नहीं कि प्रेमचंद ने क्या लिखा, इन्होंने वो लिटरेचर लिखा ही नहीं कि हरिश्चंद्र ने क्या लिखा, इन्होंने वो लिटरेचर में और उस गीता से और उस रामायण से में वो चीज़ निकाले ही नहीं कि इसमें सत्य क्या है, इसमें विजडम क्या है। दीज पीपल ओनली यूज्ड देयर क्रूक ब्रेन्स। तो इस चीज़ को समझिएगा, बीइंग अ सोशल साइंस स्टूडेंट, जब आप एडमिनिस्ट्रेशन करने जाइएगा तो यू विल फेस दिस थिंग। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल सच आइडियाज दैट हाउ यू हैव टू इनबिल्ट योर लॉजिक। आगे मूव करते हैं। जेम्स मिल वॉज वन ऑफ दोज हु अटैक्ड द ओरिएंटलिस्ट्स। द ब्रिटिश एफर्ट, जेम्स मिल साहब जो थे वो भी उनमें से एक थे जिन्होंने हमारे और हमारी सभ्यता की जो संस्कृति थी उस पर इन्होंने क्रिटिक्स किया, आलोचना किया। द ब्रिटिश एफर्ट्स से डिक्लेयर्ड शुड नॉट बी टू टीच व्हाट natives wanted or what they respected in order to please them
and win the place in their heart. The aim of education ought to be to teach what was useful and practical. ये कहना ये चाह रहे हैं कि भारतीयों के दिल को जीतने के लिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो उनका लिटरेचर है, जो उनका माइंडसेट बना हुआ है कि हमारे लिटरेचर सिस्टम में कोई लॉजिक नहीं है, कोई साइंटिफिसिटी नहीं है, प्रैक्टिकलिटी नहीं है, ये फुल ऑफ एरर्स है, इसको ये कहना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इस पर पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए उनको प्लीज़ करने के लिए। सो इंडियन शुड बी मेड फैमिलियर विद द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसेस दैट द वेस्ट हैड मेड rather than with the poetry and sacred literature of Orient। ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो है ना, साहित्यिक रूप से ही हम थोड़ा सा सही हैं और हमारे पास टेक्निकल एडवांसमेंट एंड साइंटिफिक नॉलेज नहीं है। सारे जो नॉलेज है वो वेस्ट में ही पैदा हुआ है। बट दे फॉरगेटन द थिंग डैट कि हमें ये पता है कि जीरो की चोरी भी आपने हमसे ही किया, और उस समय की जो चरक सुश्रुत की जो खोज थी, आर्यभट्ट की खोज थी, उसका चोरी करके आपने वो कर लिया, अपने नाम लिख लिए। हमारे लोग तो सीधे साधे थे, दे वर विजडमफुल, दे नेवर फाउट फॉर सच थिंग्स। बट यू पीपल, डैट मीन्स वेस्टर्न, उन्होंने क्या किया, हमारी चीज़ों पर उन लोगों ने जीआई टैग बना दिया, पेटेंट ले लिए। आज भी जानते होंगे कि बहुत सारे हमारे हिमालयन और नीम काढ़ा ये सब जितने हैं वो हमारे इन्वेंटेड थिंग है, लेकिन उन्होंने अपना उस पर मुहर मरवा रखा है, पेटेंट ले रखे हैं। तो दीज पीपल आर क्रुक, नॉट विजडमफुल। ये कभी हमारे लिटरेचर के सामने स्टैंड नहीं कर सकते। रिमेंबर दिस थिंग, द राइट, जो हमारे पास राइटर्स हुए हैं, दोज हु हैव रिटन विद देयर विजडम, द वेस्टर्न फिलॉसफी कुड नॉट स्टैंड। माइंड माई वर्ड्स, लेट्स मूव ऑन। By the 1830s, the attack of Orientalists became sharper. One of the most outspoken and influential of such critics of the time was Thomas Babington Macaulay. इसका नाम भी बहुत बार आता है, थॉमस बेबिंगटन मैकुले, याद रखिएगा इसका फुल नेम है। एक बार पूछ दिया था PCS एग्जामिनेशन में, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ मैकुले, बिकॉज दिस वाज द पर्सन हु चेंज द होल आइडिया ऑफ इंडियन wisdom and civilization among these people। ये बहुत बड़ा क्रिटिक्स था, आलोचक था मैकुले। he saw India as an uncivilized country that needed to be civilized। इनका ये सोच था कि इंडिया एक अनसिविलाइज्ड नेशन है और ये हम पर बोझ है कि हम उनको सिविलाइज बनाएं। नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिम कुड बी कंपेयर टू व्हाट इंग्लैंड हैड प्रोड्यूस्ड। इनकी ये सोच थी कि कोई भी नॉलेज जो है ईस्टर्न का, वो वेस्टर्न एजुकेशन के सामने टिक नहीं सकता, वो उसके बराबरी के नहीं है जो वेस्ट ने प्रोड्यूस किया है। बट ये भूल गए कि विजडम चाहे वेस्ट का हो चाहे ईस्ट का हो, विजडम होता है, कंपेयर तो सिर्फ नॉलेज का होता है। मैकुले साहब जिंदा रहते तो ज़रूर हम इनको एक लेटर लिखते, लेकिन मरे हुए हैं। फिर भी वेस्टर्न को एक ये मैसेज ज़रूर हम लोग को देना चाहिए कि चाहे सभ्यता आपके देश में हो या हमारे देश में हो, हम उस सभ्यता को कद्र करते हैं और उसके सामने झुकते हैं। जहाँ तक बात रही नॉलेज की, तो नॉलेज तो क्रुक्स भी रखते हैं, और जो आपके पास है हमें वो नॉलेज नहीं चाहिए जिससे हमें कंपेयर करें। विजडम आर विजडम, लेट्स मूव अहेड। नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिम could be compared to what England had produced। Who could deny, declared Macaulay, that a single shelf of good European library was worth of all the native literature of India and Arabia। ये पूरे जो एशियन सब कॉन्टिनेंट है उसके लिटरेचर को ये कहते हैं कि यूरोप का एक बहुत अच्छा लाइब्रेरी का एक सेल्फ के बराबर नहीं है, उतना ही वर्थ रखता है। मैकुले साहब को या तो ये लगता है कि वो अपने सेलेक्टिव नॉलेज को इसीलिए रख ही रहे थे क्योंकि उन्हें सत्य देखने नहीं आ रहा था, या तो सत्य जानना ही नहीं चाह रहे थे। शायद ये हमारे लिटरेचर को आज तक पढ़े ही नहीं, और पढ़े तो इसको समझ ही नहीं पाए। ही वॉज नॉट हैविंग दैट मच IQ टू अंडरस्टैंड दोज लिटरेचर्स।
इनको एक प्रेमचंद की उपन्यास भेजना ज़रूरी है, इनको भेज देना चाहिए। क्या थे हमारे प्रेमचंद, क्या थे हमारे अरविंदो घोष, क्या थे हमारे विवेकानंद, क्या थे हमारे रामकृष्ण परमहंस। कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा, जिन वीर सपूतों का देश है भारत, उसकी जो सागा है वो पूरे वर्ल्ड में ये कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम एंड विश्व गुरु। वी हैव ऑलवेज बिन द लाइट ऑफ विजडम फॉर द ग्लोब। आगे मूव करते हैं। ही अर्ज द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया टू स्टॉप वेस्टिंग पब्लिक मनी इन प्रोमोटिंग ओरिएंटल लर्निंग फॉर इट वाज नो अदर प्रैक्टिकल यूज। देखिए, इन्होंने क्लियर कट ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहते हैं कि आप पैसे मत खर्च कीजिए ओरिएंटल लर्निंग पे, ये वेस्टेज ऑफ मनी है। यहाँ पे आपको सोचना है, समझना है कि एक डिबेटिंग पॉइंट ज़रूर आपको सोचना है पढ़ने वक्त कि क्या ये सच में है, अगर है तो कैसे इसका रिवाइवेशन होगा। लेकिन सच बात यह है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ओरिएंटल एजुकेशन सिस्टम है ना, वो टोटली विजडम पर बसा हुआ है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अभी का मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो इन 17th सेंचुरी दे हैव a lot many types of स्कूल एजुकेशन सिस्टम। मॉन्टेसरी आया, पता नहीं कौन कौन से और भी आए स्कूल एजुकेशन सिस्टम, और फिर इन्होंने हायर एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत कुछ किया। बट अगर हमारे आपने एडम्स रिपोर्ट के अनुसार अगर देखे होंगे तो ऐसे फ्री स्टाइल ऑफ एजुकेशन सिस्टम था इंडिया में, और उससे जो बुद्धिजीवी पैदा हुए थे आप इमेजिन नहीं कर सकते। और उसी का आज ये देन है कि हमारे यहाँ पर जॉइंट फैमिली सिस्टम है। वी रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वी रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। We live in a society where sensitivity is at its height of humanity. But what they are having is the result. Russia-Ukraine war, Israel war, यूरोप में, अमेरिका में किसी भी समय कोई गोली मार देगा किसी को। But we have made our nations with a strong moral capacity and attitude. हमें वो बरकरार रखना है। This should be learning. और जो भी लोग वैसे हैं जो रिसेंटली अभी हम लोग फेस कर रहे हैं न्यू चैलेंज, जैसे आपने अभी रिसेंटली सुना होगा 70-80 पुल ढह जा रहे हैं, 7 साल में न्यूज़ एग्जामिनेशन लीक हो जा रहा है। दिस इज आवर चैलेंज, वी हैव टू फाइट दिस एविल विच इज़ नाउअडेज इनसाइड आवर नेशन। लेट्स मूव अहेड विथ ग्रेट एनर्जी एंड पैशन। मैकुलर एम्फेसिस द नीड टू टीच इंग्लिश। ये इंग्लिश इम्पोज कर रहे हैं हमारे ऊपर, इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं हमें। ये फील दैट इंग्लिश नॉलेज ऑफ इंग्लिश वुड अलाउ इंडियंस टू रीड सम ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड हैड प्रोड्यूस्ड। एक बात हमेशा याद रखिएगा, चाहे लिटरेचर कितनी भी अच्छी हो, अगर उसके अंदर की ह्यूमैनिटी अच्छी नहीं है ना, तो वो लिटरेचर गंदी प्रभाव ही डालेगा, अच्छा प्रभाव नहीं डालेगा। जैसे मैकुले साहब के दिमाग में पड़ा हुआ है। मैकुले साहब, हम लोग फिर भी इनको साहब कह रहे हैं क्योंकि परमात्मा का अंश तो कुछ इनमें बचा होगा। इसलिए टू बी अ ह्यूमन इज़ द फर्स्ट विच बेस्ट मोरल एजुकेशन कुड ओनली टीच। तो वो बहुत ज़रूरी है। लेट्स मूव अहेड। ही फेल्ट दैट नॉलेज ऑफ इंग्लिश would allow Indians to read some finest literature of the world. It would make them aware of the development of Western sciences and philosophy. Teaching in English could thus be a way of civilizing people, changing their tastes and values and culture. देखिए, इन्होंने जो काम करना था ये कर दिए, लेकिन ये अब हमारी ड्यूटी है कि कैसे हम अपनी भारत के कल्चर को बचा के रखें, और ये बचाने का दायित्व हम सब पर है। सो वी शुड थिंक ओवर दिस थिंग। लेट्स मूव अहेड। इनका रिजल्ट देखिए, यही है, एजुकेशन फॉर कॉमर्स। फॉलोइंग मैकुले मिनट द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 वॉज इंट्रोड्यूस्ड। वो जो मैकुले का थॉट पॉइंट था, उसके आधार पर इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया। कब? 1835 में। याद रखिएगा, 1935 से ठीक 100 साल पहले इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आता है। द डिसीजन वॉज टू मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन for higher education and to stop the promotion of oriental institution like Calcutta Madrasa
Banaras Sanskrit College. These institutions were seen as temple of darkness that were falling of themselves into decay. English texts now began to be produced in schools, for schools. देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन लाया और फिर ये कहना चाह रहे हैं कि जो मदरसा था, जो हिंदू कॉलेज खुले थे संस्कृत का बनारस में, दे वर द डार्क टेम्पल, मतलब ये अंधकार में की तरफ लोगों को ले जा रहा था। तो ये किसका सोच था? मैकुले साहब का उसका सोच था। चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं। एजुकेशन फॉर कॉमर्स, देखिए इनकी पहली चीज़ आ गई जो आज हम लोग देखते हैं, ये यहीं से डाला गया है कि एजुकेशन जो है कॉमर्स हो गया, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एजुकेशन इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन पहले के समय में एजुकेशन सिर्फ एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं था हमारे देश में। जैसे मैंने आपको बताया कि शिक्षा का मतलब सक्षम था प्लस सेवार्थ दोनों था। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे विद्यालय पर लिखा रहता है, विद्यार्थी आइए सेवार्थी जाइए। द ट्रांसफॉर्मेशन इन द स्कूल फ्रॉम विद्यार्थी टू सेवार्थी, दिस इज व्हाट इंडियन सोसाइटी वाज, इंडियन एजुकेशन सिस्टम वाज। बट व्हाट दीज पीपल आर, कि विद्यार्थी आइए और प्रोफेशनल जाइए, जो किसी के भी जेब कतर देंगे, पेपर लीक करा देंगे। आगे मूव करते हैं। इन 1854 the court of directors of East India Company in London sent an educational dispatch to the Governor General of India. 1854 में एक एजुकेशनल डिस्पैच भेजती है कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी टू द इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इशूड बाय चार्ल्स वुड। वुड्स डिस्पैच जिसको बोलते हैं। चार्ल्स वुड, द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ द कंट्रोल ऑफ द कंपनी, it has come to be known as Wood's Dispatch, outlining the educational policy that was to be followed in India. It emphasized once again the practice of benefits of the system of European learning and opposed to the Oriental knowledge. ये क्या कहना चाह रहा है कि Wood's Dispatch was even describing the same idea of Macaulay. आप याद रखिएगा कि Wood's Dispatch में बेसिकली क्या बात की गई थी। One of the practical uses of the dispatch pointed was economic. अब ये लोग क्या चाह रहे हैं? इकोनॉमिक वे ऑफ कॉमर्शलाइजेशन ऑफ, उसको एजुकेशन बोलते हैं। डैट मीन्स बैंकिंग मोड ऑफ एजुकेशन इज बीइंग स्टार्टेड। बैंकिंग मोड ऑफ एजुकेशन, और ये यही चाह रहे थे। लेट्स मूव। European learning, it said, that will enable Indians to recognize the advantages that flow from the expansion of trade and commerce and make them to see the importance of developing the resources of the country. ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए कि एजुकेशन से, ये जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम है उससे कहीं ना कहीं इंडिया का जो है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा। इंट्रोड्यूसिंग द यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ विच चेंज देयर टेस्ट एंड डिज़ायर्स एंड क्रिएट द डिमांड ऑफ फॉर ब्रिटिश गुड। डैट मीन्स कि जब हम ये भी देखिए कितने क्रूक हैं, व्हाट वाज दिस देयर ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिंगिंग सच थिंग, कि ये यूरोपियन गुड्स को भी कहीं ना कहीं इनफ्लो लाने में मदद करेगी उनका एजुकेशन सिस्टम। सोचिए, इंडियन शुड बिगिन टू अप्रिसिएट एंड बाय थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड इन यूरोप। तो सोचिए किस तरीके से दे वर यूजिंग द आइडिया ऑफ सोशल साइंसेस, द आइडिया ऑफ लिटरेचर, द आइडिया ऑफ ह्यूमैनिटीज़ to grow their trade and at the same time trap us. आगे हम लोग मूव करते हैं। Wood's dispatch also argued that European learning would improve the moral character of Indians. बताइए कि ये जो अगर कोई बबूल बोएगा वो आम कैसे पाएगा जी? आप सोचिए थोड़ा सा कि ये यहाँ पर इन्होंने अपना मोटिव दर्शा दिया और यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि दिस विल ब्रिंग द मोरल कैरेक्टर ऑफ इंडियंस। हाउ कम इट पॉसिबल मैन? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से ये लोग ट्रिकी गेम खेल रहे हैं। इट वुड मेक द ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट द सप्लाई ऑफ द कंपनी विद द सिविल सर्वेंट्स could be trusted and depend upon. The literature of East was not only full of grave errors, it could also not instill in people a sense of duty and commitment to works, nor could it develop the skills of required administration. सोचिए ये क्या कहना चाह रहे हैं? पूरा गीता कर्म का ज्ञान देता है
इनको कौन बताएगा? कर्म प्रधान होता है, हमारा लिटरेचर पूरा गीता इसी पे है। एंड व्हाट दीज पीपल आर सेइंग कि ड्यूटी, कमिटमेंट, वर्क, ये हमें सिखाने आए हैं। खैर, लेट्स मूव। Following the 1854 dispatch, several measures were introduced by the Britishers. Education department of government set up to extend the control over all matters regarding education. Steps were taken to establish the university education in 1857. The sepoy rose in revolt in Meerut and Delhi. Universities were being established in Calcutta, मद्रास एंड बॉम्बे। 1857 के दौरान जो है यहाँ पर इन 3 जगह पर याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट है कि कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, CBM और MCB से आपको याद रहेगा। यहाँ पर क्या हो रही थी? यूनिवर्सिटीज़ बन रहा था। कब? 1857, जिस समय रिवोल्ट टेक प्लेस ले रहा था वन साइड। अटेम्प्ट्स वर ऑल्सो मेड टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस विद इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन सिस्टम के में भी सुधार के लिए ये लोग नियम बना रहे थे, और हम लोग आज यहीं पर फिनिश करते हैं इसको। नेक्स्ट हम लोग दूसरे चैप्टर में लेकर के आएंगे, दूसरे सेशन में, क्योंकि विजडम ट्री का ये कोशिश है कि आपके अंदर वो IQ डेवलप कर सके, और इसके लिए डेफिनेटली इट नीड्स टाइम। इसीलिए हमने आपको इसको 2 पार्ट में कर दिया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।